तारीख थी 17 जून 2009। कर्नाटका के एक छोटे से गांव बरीमर से एक 22 साल की अनीता नाम की लड़की गायब हो जाती है। कुछ लोगों को लगा कि लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है और कुछ लोगों को लगा कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि घर से काफी सारी ज्वेलरी और पैसे भी गायब थे। फैमिली बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, तो फैमिली डिसीजन लेती है कि हम पुलिस में जाके कंप्लेन फाइल करेंगे। जब फैमिली पुलिस के पास जाती है तो एक मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर होती है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। लेकिन उस तहकीकात में कुछ ऐसा निकल के आता है जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख देता है। एक लड़की का मिसिंग केस 20 लड़कियों का मिसिंग केस बन जाता है और वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। और सारी मिसिंग्स के पीछे आता है सिर्फ एक नाम, मोहन कुमार विवेकानंद। सब सोच में पड़ जाते हैं कि एक स्कूल टीचर, एक अच्छा इंसान, एक ऐसा आदमी जो किसी तरीके का कोई नशा ना करता हो, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। नेबर्स और फैमिली बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि हमारा मोहन किसी का मर्डर या रेप कर सकता है। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। मैं आपको बताऊंगा कैसे मोहन कुमार विवेकानंद बन जाता है एक सीरियल किलर जो साइनाइड का इस्तेमाल करके करीब 32 औरतों को अपना शिकार बनाता है। वेलकम टू द केस ऑफ साइनाइड मोहन। अप्रैल 1963 में मोहन का जन्म एक कर्नाटका के छोटे से गांव में होता है। उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो 4 बच्चों में दूसरा बच्चा था। उसके माँ बाप मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन जब मोहन 14 साल का हुआ तो उसके फादर उसको और उसकी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी खुद चलानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन अपनी माँ से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। लोगों का मानना था कि मोहन एक शरीफ टीचर है जिसका नेचर एग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। उसने नवंबर 1984 में शिरडी प्राइमरी स्कूल, जो कि कन्याना में दक्षिण कन्नड़ा में है, वहां से अपने करियर की शुरुआत करी। अपने हालात सुधारने की इच्छा में उसने बचपन से ही जी जान लगा के पढ़ाई करी और वो एक स्कूल में प्राइमरी टीचर भी बन गया। जो नौकरी उसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मिल गई थी, उसके दलित कोटा के रिजर्वेशन के थ्रू। वो मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाया करता था। उसके टीचिंग जॉब में भी उसे कई बार सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। कई बार तो उसकी इर्रेगुलर अटेंडेंस की वजह से और कई बार उसकी कुछ हरकतें ऐसी हो जाया करती थी जिस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। और ये बात बताइए उसके साथ थे कलीग टीचर्स ने। फिर आया साल 1987 जब मोहन की पहली शादी हुई मैरी नाम की लड़की से, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करती थी। लेकिन शादी के कुछ ही सालों के अंदर मैरी ने मोहन को छोड़ दिया, क्योंकि मैरी मोहन को बहुत ज्यादा फोर्स करती थी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की। लेकिन मोहन इस बात पर एग्री नहीं हुआ और इसी वजह से कुछ सालों के अंदर 1991 में उनका डिवोर्स हो गया। फिर डिवोर्स के जस्ट 1 साल के अंदर ही 1992 में मोहन की फैमिली ने मोहन की दूसरी शादी कराई मंजुला से, जिससे उसके 2 बेटे हुए। लेकिन मोहन ने चुपचाप बिना किसी को बताए तीसरी शादी भी कर ली, वो भी मैंगलुरु में श्रीदेवी नाम की लड़की से, जिससे उसके और 2 बच्चे हो गए। श्रीदेवी से शादी करने के बाद मोहन एक डबल लाइफ जी रहा था। फिर आया साल 2000 जब मोहन ने अपना पहला क्राइम कमिट किया। मोहन का पहला बड़ा रिकॉर्डेड क्राइम कोई मर्डर नहीं था, बल्कि साल 2000 में रत्ना नाम की औरत का अटेम्प्टेड मर्डर था। उसने रत्ना को नेथरवाती ब्रिज, जो कि धर्मस्थल के पास है, वहां से धक्का देने की कोशिश करी। रत्ना उस ब्रिज से नीचे गिरी लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन मोहन का रत्ना को मारने का रीजन बहुत ही अजीब था। रत्ना ने उससे चौथी शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए मोहन को गुस्सा आ गया और उसने उसकी जान लेने की कोशिश करी। रत्ना की फैमिली की तरफ से मोहन के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन मोहन को कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि मोहन के खिलाफ एविडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। रिपोर्ट्स बताती है कि मोहन ने अपना पहला मर्डर विक्टिम 2004 में चुना था। मोहन का क्राइम करने का एक पैटर्न था। वो पहले तो टारगेट करता था गरीब और छोटे घर की लड़कियों को और उसके बाद उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया करता था और फिर किसी दूसरे शहर उनको भगा के ले जाता था और फिर वहीं बस अड्डे के पास एक लॉज देखता था और वहां पे उस लड़की को ले जाता था। उसको शादी का बहाना देके, शादी का झांसा देके वो अपने प्यार के इमोशनल चंगुल में फंसाता था और उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता था, या आप कह सकते हैं कि वो लड़कियों का रेप करता था। अगले दिन शादी करने के बहाने कोर्ट या फिर मंदिर के नाम पे लड़कियों को बस अड्डे ले जाता था और वहां पे जाके उनको डराया करता था प्रेगनेंसी के नाम से और कहता था एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो। वो लड़कियों से कहता था कि तुम बाथरूम में जाओ और उसके बाद इन पिल्स को खाना। लड़कियां ठीक जैसा मोहन कहता वैसा ही करती थी, क्योंकि लड़की मोहन के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी होती थी। वो लड़की बाथरूम में तो जाती थी लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आती थी। जब लड़की पब्लिक वॉशरूम के अंदर जाती थी तो मोहन की दी हुई पिल को खाया करती थी, लेकिन उस पिल के अंदर कोई और दवाई नहीं बल्कि भरा होता था साइनाइड। वो लड़की कभी बाथरूम से बाहर ही नहीं आती थी और बाथरूम में ही दम तोड़ देती थी और मोहन वहां से सीधा लॉज चला जाता था। जो भी पैसे, जेवर, गहना वो लड़की अपने साथ लेके आई होती थी उसको अपने कब्जे में करता था और फिर लॉज से चेकआउट कर देता था। उसके बाद करीब 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीना अपने घर पे स्टे करता था शांति से और फिर वहां से अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। मोहन हर लड़की को एक ही तरीके से मारता था, साइनाइड की गोली देके,
और साइनाइड की गोली देने से पहले मोहन उसके सारे गहने जेवर उतरवा के लॉज में रख देता था और उसके बाद उसको बस अड्डे पे ले जाया करता था। साइनाइड की गोली देता, लड़कियों को जान से मारता और वहां से भाग जाता। लेकिन वो हर बार अलग शहर चुना करता था। जब भी लड़कियों की बॉडीज मिलती तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता और वहां पे साइनाइड वाली बात सामने आती। लेकिन लड़कियों की पहचान नहीं हो पाती थी कि लड़की कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है। इस वजह से लड़की को पुलिस द्वारा ही कभी कभी जला दिया जाता था और अगर लड़की का पता चल जाए तो उसकी फैमिली को उसको वापस कर दिया जाता था। लेकिन हर बार शहर और थाना अलग होने की वजह से पुलिस कभी उन लड़कियों की मौत का कनेक्शन निकाल ही नहीं पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 से 2009 तक, जब तक वो पकड़ा नहीं गया, वो लगातार एक्टिव रहा और 2005 को वो अपना गोल्डन ईयर बताया करता था, जहां पे उसने लगातार 1 साल के अंदर 5 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। लेकिन हर बार शहर अलग होने की वजह से पुलिस मोहन को कभी ट्रेस ही नहीं कर पाई। फिर आया साल 2009, जून का महीना। कर्नाटका के बरीमरू गांव की एक 22 साल की अनीता नाम की लड़की गायब हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है। फैमिली के मेंबर्स बोल रहे थे कि शायद हमारी लड़की भाग गई है। कुछ लोगों का मानना था कि लड़की किसी के प्यार के चक्कर में है और सारी धन दौलत जितनी भी उन्होंने इकट्ठी करी थी उसको चुरा के ले गई है। कई सारे सवाल थे लेकिन किसी पे उसका जवाब नहीं था। फैमिली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में थी। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि अब हम पुलिस में जाके एक मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे। क्या पता उससे हमारी बेटी और हमारा गहना, जो भी हमारी कमाई थी, वो मिल जाए। 20 जून 2009 को पुलिस अनीता की मिसिंग कंप्लेन को रजिस्टर करती है। जब पुलिस अनीता का केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस की नजर में एक चीज आती है, अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स। वो नोटिस करते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर पे अनीता के देर रात तक कॉल्स हुआ करते थे। घंटों घंटों तक बातें हुआ करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करा तो नंबर निकला कावेरी का। जब पुलिस ने कावेरी के घर जाके कावेरी की फैमिली से इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी तो कई महीने पहले गायब हो चुकी है और सेम उसी पैटर्न के साथ जिस तरीके से अनीता गायब हुई थी। पुलिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक था और पुलिस को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसके पीछे कोई बड़ी चीज छुपी है। पुलिस ने कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स को छानना शुरू किया और कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स ने रिवील किया कि एक स्पेसिफिक नंबर से कावेरी को बहुत ज्यादा कॉल आया करते थे, जिसके बारे में कावेरी की फैमिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और जब पुलिस ने उस अननोन नंबर को डीपली सर्च करना शुरू किया तो दे गॉट टू नो वो नंबर उन्हें एक पोटेंशियल विक्टिम पुष्पा के पास ले गया। पुष्पा की फोटोज, ज्वेलरीज, कॉल रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस जा पहुंची मोहन के घर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मोहन के रेजिडेंस पे पहुंचते हैं, जो कि मैंगलोर के पास एक गांव में था, जहां पे वो अपनी दूसरी बीवी श्रीदेवी के साथ रहा करता था। और जब पुलिस ने उसके घर में छानबीन शुरू करी तो वहां पे पुलिस को बहुत सारे एविडेंसेस मिले, जैसे अनीता और बहुत सारी विक्टिम्स की ज्वेलरी, 8 साइनाइड के टैबलेट्स और बहुत सारे फोन्स और नंबर्स और एक ऐसी डायरी जिसमें पोटेंशियल विक्टिम्स के इंटरैक्शन रिकॉर्ड किए हुए थे। पुलिस को जो एविडेंस मिला वो मोहन को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफी था और ऑफिशियली 21 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने साइनाइड मोहन को अरेस्ट कर लिया। मोहन को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने 17 और लड़कियों के केसेस खोले, जिससे टोटल विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन का नंबर 20 पहुंच गया था। मोहन को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर नंजुंदे गौड़ा ने रिवील किया कि मोहन हर 10 में से 2 लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। वो 10 लड़कियों पर नजर रखा करता था और 2 लड़कियों को स्टडी करके, उनकी प्रॉब्लम्स देख के, उनको अपने प्यार के जाल में फंसा के उन 2 को 10 में से अपना शिकार बना लिया करता था। उन्होंने पूछताछ के दौरान मोहन से पूछा कि तूने शनिवार को नाश्ते में क्या खाया था, तो मोहन का जवाब बहुत डरा देने वाला था। मोहन ने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है, उसको अपने शिकार याद भी नहीं है। और उसके जस्ट तुरंत बाद कोर्ट के अंदर मोहन का ट्रायल शुरू हो गया। मैंगलुरु के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब उसका ट्रायल चल रहा था तो 20 के 20 केसेस के अंदर मोहन दोषी पाया गया और 5 के अंदर उसको डेथ सेंटेंस हो गई और 2013 में बाकी के बचे 8 केसों के अंदर उसको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी गई। 2017 में उसने कोर्ट में प्ली किया और 5 में से 2 केसेस के अंदर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास यानी कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा बना दिया गया और मोहन फिलहाल अभी भी जेल में ही है। साइनाइड मोहन का केस ट्रस्ट तोड़ने के लिए और जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही डरावना एग्जाम्पल है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और हमें नॉर्मल चीजों पे भी सवाल उठाने चाहिए और साथ ही उन विक्टिम्स को भी याद रखना चाहिए जिनकी जिंदगी अधूरी रह गई। मोहन तो फिलहाल जेल में है, लेकिन जो भी उसने क्राइम्स किए उसका इम्पैक्ट आज भी लोगों की लाइफ को हिला के रख देता है। ये थी मेरी कहानी साइनाइड मोहन की, और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूं।